बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, खबर यह है कि वोट चोर और गंदुम चोर आपस में लड़ पड़े हैं और जब वोट चोर ने गंदुम चोर को देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने वोट चोरों के पोल खोलना शुरू कर दिए। अब जिस तरह ये पोल खुलते गए, भरे मजमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक तरह से ये खुशखबरी है। और वोट चोरी कैसे किए गए, ये गवाही देने के लिए पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो तैयार बैठा है और उसने ये धमकी लगाई है कि अगर तुमने अपनी ज़ुबान बंद ना की तो मैं तुम्हारा और नून लीग का पूरा जो फॉर्म 47 का पोल है ये खोलकर पाकिस्तान की आवाम के सामने रख दूंगा। व्यूअर्स, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के निगरान साबिक अनवारुल हक काकड़ और हनीफ अब्बासी जो नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड हैं, इनके दरमियान ये लड़ाई हुई है और इस लड़ाई के बाद शहबाज शरीफ साहब को, जो पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक कठपुतली, एक डमी, एक रबड़ स्टैंप, उन्हें जाती उम्रा तलब किया गया। सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ ने किस हैसियत में पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को तलब किया और पार्टी का सरबराह क्या मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के साथ इस किस्म का सलूक कर सकता है या नहीं कर सकता। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी के दरमियान जी तल्ख कलामी हुई और ये वाक़या इस्लामाबाद के एक होटल में पेश आया। हनीफ अब्बासी साहब जिम करके निकलते हैं तो उनके सामने अनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं वो मौजूद थे और उनके दरमियान मुकालमा क्या हुआ। इस मुकालमे से पहले और इस आमने सामने जो इनका टाकरा हुआ, इससे पहले हनीफ अब्बासी साहब एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे और मुल्क के अंदर जो गंदुम का क्राइसिस है, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की निगरान हुकूमत पर डाली गई और फिर यहां तक कहा गया कि निगरान हुकूमत ने पैसे खाए हैं। और अनवारुल हक काकड़ साहब ऑब्वियसली निगरान हुकूमत के करता धरता थे, काबीना और बाकी मामलात को देखते थे और पैगाम आता, जिस तरह का पैगाम होता उस तरह का काम होता। और अनवारुल हक काकड़ साहब को शायद ये बात पसंद नहीं आई और जब उनका आमना सामना हुआ तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने हनीफ अब्बासी साहब से ये कहा कि गंदुम मामले पर आपने हम पर उंगली उठाई है, क्या आप हमें गिरफ्तार करने आए हैं? क्योंकि जिस तरह से उनकी एंट्री हुई ना तो उन्होंने कहा, जी तुसी आ गए हो, साढ़े ते तनकीद कर रहे हो तो इत्थे करन की आए हो, मैंने गिरफ्तार करने वास्ते आए हो। जिस पर हनीफ अब्बासी साहब ये कहते हैं कि जनाब मैं कसम खाता हूं कि जो कुछ मैंने बातें कही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं और आप गंदुम चोर हैं और आपने चोरी की और गंदुम स्कैंडल में पैसे खाए हैं। अब मामला ना कस्मों तक पहुंच चुका है। एक जनरल कसम खाता है और कहता है कि इमरान खान की हुकूमत मैंने नहीं कराई। एक चोर जो वोट चोर है वो दूसरे को कह रहा है कि देखो तुम गंदुम चोर हो और मुझे ये बात मालूम है। और फिर गंदुम चोर उसे कहता है कि खबरदार, तुमने अगर मेरे पे तनकीद की ना तो यही मैं तुम्हारा जो है ना हिसाब बराबर कर दूंगा और कौम को जाकर बता दूंगा कि तुम फॉर्म 47 की पैदावार हो। अच्छा, फिर इसकी कन्फर्मेशन भी आ गई है जी, क्योंकि ये वीडियो तो आई और फिर लोगों ने इसके ऊपर बात भी की। हनीफ अब्बासी साहब एक प्रोग्राम में गए और वहां पर उन्होंने बैठकर ये कहा, पूरा वाकया बताया कि मैं जिम करके नीचे उतरा, सामने अनवारुल हक काकड़ साहब मौजूद थे और मैं कसम खाकर कहता हूं कि इन्होंने गंदुम स्कैंडल के अंदर जो है पैसे खाए इस हुकूमत ने। अच्छा, अब व्यूअर्स, जो गुफ्तगू हुई और इस गुफ्तगू के बाद अनवारुल हक काकड़ साहब ने फॉर्म 47 का हवाला दिया है। फॉर्म 47 पर बात की तो आप मुंह छुपाने आपको पड़ेगा और आप मुंह दिखाने के जोगे नहीं रहेंगे। ये अनवारुल हक काकड़ साहब बड़ा क्लियर कट जो है वो पैगाम दे रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आपका एक मैंडेट था, आपकी ये जिम्मेदारी थी ना कि आप पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इंतखाबात करवाएं। निगरान हुकूमत का और मैंडेट क्या होता है? वो कोई दूध और शहद की नहरें खोदने के लिए और पाकिस्तान में वो रवा हो जाएं इसलिए तो नहीं आती। जो हुकूमत होती है उसका एक मैंडेट होता है निगरान का और वो उस मैंडेट से तजावज़ नहीं कर सकती। आपसे वो भी काम नहीं हुआ कि आप मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते और फिर अब आपने फॉर्म 47 की जो बात की है, जो ताना दिया, गुस्से में लाल पीले हो गए और लाल पीले होने के बाद आपने सब कुछ जो है वो सच उगल दिया। और मुझे इनके सच उगलने से ना ओमपुरी का वो डायलॉग याद आ गया जो बादशाह फिल्म में था और जब उसे गुस्से में तैश दिलाया जाता है तो वो खुद ही बताता है कि हाँ, इसको मारने के लिए मैंने भेजा था। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और
انوار الحق کاکڑ صاحب غصے میں لال پیلے ہوئے اور انہیں پھر کہا کہ خبردار تم نے بات کی تو دیکھو میں تمہارا پول کیسے کھولتا ہوں. تو اب یہ ایک گواہی پاکستان تحریک انصاف کو فوری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان سے رابطہ کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن بات نہ مانے, دروازے کھٹکھٹائیں پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے کہ یہ بات انوار الحق کاکڑ نے کہی, اور حنیف عباسی نے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بھی کہا کہ ہمیں فارم 47 کا تانا مارا گیا, اور اگر میں نے منہ کھولا تو پتہ لگ جائے گا کہ تم فارم 47 کی پیداوار ہو. ملک کا سابق نگران وزیر اعظم اگر یہ بات کر رہا ہے تو اس سے بڑی گواہی کیا ہوگی, جس کا مینڈیٹ یہ تھا. یہ کوئی تھرڈ پرسن نہیں ہے, کوئی سیکنڈ پرسن نہیں ہے, بلکہ وہ آدمی ہے جس کے ذمہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے کی ذمہ داری تھی. ویورز, گندم سکینڈل کا ذمہ دار کون ہے؟ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی حکومت میں وزارت خزانہ جو تھی نا, وہ تھی ڈاکٹر شمشاد اختر کے ماتحت, اور پھر انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کی کو یہ اختیار دیا, یعنی آپ جائیں, جا کر جتنی چاہتے ہیں گندم جو ہے وہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ پاکستان میں جب بھی آپ نے کوئی بڑی چیز یعنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, کموڈیٹیز ہیں, آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہو تو پھر آپ کو حکومت سے اس کی اجازت لینا پڑتی ہے, تاکہ جو ایک بیلنس ہے وہ مارکیٹ میں برقرار رہے. اور اس بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے امپورٹ کو بند کیا جاتا ہے یا پھر امپورٹ کو کھولا جاتا ہے. لیکن ویورز, یہاں پر ہوا کیا ہے, پاکستان کے ساتھ نا بڑی زیادتی ہوئی. الجزیرہ نے, یعنی اتنا بڑا یہ سکینڈل ہے کہ پاکستان سے باہر الجزیرہ فارمرز کے پروٹیسٹ کو رپورٹ کر رہا ہے, اور انہوں نے بے نقاب کر دیا حکومت وقت کو اور پی ڈی ایم حکومت کو. اور پھر وہ منسٹر صاحب جو فون نہیں اٹھاتے, بلال یاسین صاحب جو ہیں پنجاب میں, ان کے حوالے سے بھی جو الجزیرہ میں انکشاف کیا گیا. الجزیرہ یہ لکھتا ہے جی کہ the Pakistan Democratic Movement, the ruling coalition at the time decided to allow the private sector to import wheat in July 2023, just a month before the end of its tenure in the government. پی ڈی ایم کی حکومت جا رہی تھی, شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم تھے, اور ان کے جاتے جاتے یہ کارنامہ جو ہے وہ الجزیرہ کے مطابق رونما ہوا, اور اس کارنامے میں آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی کہ یار ٹھیک ہے, باہر سے گندم منگواؤ اور اپنی گندم یہاں سے ہم اونے پونے خریدیں گے. پھر ہوتا پتہ کیا ہے, ان لوگوں کی نا بہت ساری فلاور ملز ہیں, اور وہاں پر یہ سستے داموں آٹا خریدتے ہیں, گندم خریدتے ہیں, اور پھر اسے مہنگے داموں مارکیٹ کے اندر بیچا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے یہ منطق تھی, اور الجزیرہ نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک رپورٹ جو ہے وہ شائع کی, جس میں پی ڈی ایم کی حکومت کا آخری مہینہ تھا جب گندم کی امپورٹ سے پابندی اٹھائی گئی, یعنی شہباز شریف صاحب جاتے جاتے یہ کام کر کے گئے. پھر ویورز, اسی رپورٹ کے اندر الجزیرہ یہ بھی لکھتا ہے, اور انہوں نے کوٹ کیا بلال یاسین صاحب کو, اور وہ یہ کہتے ہیں, چونکہ بلال یاسین نے کیا کیا جی کہ اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پر ڈال دی, اور وہ یہ کہتے ہیں the decision has been made by the caretaker government that took over in August last year after the tenure of the previous elected government came to an end. یعنی ان کی حکومت جا رہی تھی, ان کی آ رہی تھی, اور اس وقت یہ فیصلہ لیا گیا. لیکن ویورز یاد رکھیے گا, ماتحت جو نگران حکومت تھی اس کے آنے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آپ نے گندم کی امپورٹ جو ہے اس کے اوپر پابندی ختم کرنی ہے. ڈاکٹر شمشاد اختر کے ماتحت پرائیویٹ سیکٹر کو گندم امپورٹ کرنے کی اجازت دی گئی, اور پھر ملک میں گندم پہلے ہی موجود تھی, مزید بھی آپ نے باہر سے منگوا لی. اب ہوگا کیا, جو توازن تھا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا وہ بگڑ گیا. گندم کا 45 لاکھ میٹرک ٹن کا سٹاک جو ہے وہ موجود تھا, اور ملک میں گندم کی جو بمپر فصل ہوئی, آپ کو پہلے سے اطلاعات آ رہی تھی. ملک کے اندر گندم کی فصل اچھی نہ ہونا تو پہلے سے پتہ لگ جاتا ہے, پریڈکشن جو کسان ہے وہ کر دیتا ہے, جو زرعی ماہرین ہیں وہ پہلے بتا دیتے ہیں حکومت وقت کو کہ جناب اس وقت گندم کی فصل ٹھیک نہیں ہونی, بارشیں زیادہ ہو گئی ہیں, فصل کھڑی تباہ ہو گئی ہے, لہٰذا کچھ کر لیں, اور پھر اس وقت جو ہے امپورٹ کی اجازت جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور ویورز, جو اس میں سب سے اہم نقطہ ہے, 30 مارچ تک 60 سے 70 بحری جہاز گندم سے لدے ہوئے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں, اور پھر جب 26 کارگوز میں سے ایسے نکلے جن میں کیڑے پڑے ہوئے تھے, یعنی پاکستان کی عوام کا پیسہ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں غرق کر دیا گیا, اور یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا. پھر عام سوالات اس کے اندر یہ ہیں کہ کون کون اس میگا سکینڈل میں ملوث ہے, کس کس نے مال بنایا. زرعی ملک میں گندم کی فصل کا ریٹ درست نہ ملنے سے کپاس اور چاول کی اگلی فصل جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی ہے. مکئی کی فصل اس بار جو ہے وہ تقریباً 40% سے کم ہوئی.
सिंध हुकूमत चीख चीख कर कह रही थी कि इंपोर्ट रोकें, लेकिन खत भी उन्होंने लिखे, लेकिन इसको रोका नहीं गया। किन लोगों को गंदुम इंपोर्ट करने की इजाजत और कैसे दी गई, उसमें कौन कौन मुलव्विस था, किसने अपना कट लिया, कमीशन ली, इन सब सवालों के जवाब जो हैं वो अब हुकूमत को देने पड़ेंगे। अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हुई, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं होगी, उसकी एक बड़ी वजह है वोट चोर जो है उसे मालूम है कि गंदुम चोर ने क्या किया, गंदुम किस तरह मुल्क के अंदर लाई गई, और गंदुम चोर को यह मालूम है कि जनाब ये जो फार्म 47 की हुकूमत है, जो वोट चोर हैं, इन्होंने हमारे लिए वोट चोरी करवाए, चोरी हुई और हमें इस कुर्सी पर बैठा दिया गया। यानी दोनों एक दूसरे के भेदी हैं और अब दोनों भेदी लंका ढा रहे हैं, और इन्होंने ऐसी लंका ढाई कि अब ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए खुशखबरी है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप इस मामले को अदालतों में लेकर जाएं और इसे एक प्रेसिडेंट बना दें, एक नज़ीर आप बना दें कि अगर मुल्क का निगरान वज़ीर-ए-आज़म खुद ये कह रहा है कि अगर मैंने फॉर्म 47 पे बात की ना तो तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छा, अब ये मामला क्योंकि ज़्यादा गर्म हो गया है, तो अब आप जाकर अनवर हक काकड़ साहब से बात करेंगे ना तो वो अपनी बात से मुकर जाएंगे। लेकिन ये अब रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुकी है ये बात, लड़ाई, और टेलीविजन पर बैठकर हनीफ अब्बासी ने जो बातें कही हैं इसे संजीदा लेना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और इस मामले को अदालतों में लेकर जाया जाए, जहां पर अनवर हक काकड़ को फरीक बनाकर उनसे पूछा जाए कि आपने फॉर्म 47 की बात की, ये गुस्से में की, और अगर ये गुस्से में कही गई है तो फिर ऑब्वियसली आपके खिलाफ जो है बीइंग द इररिस्पॉन्सिबल द एक्स केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, कार्रवाई जो है वो हो सकती है। अच्छा व्यूअर्स, अब इसके बाद ना एक और काम हुआ। एक वज़ीर-ए-आज़म जो है वो गली गली रुलता फिर रहा है और लोग उसे चोर चोर कह रहे हैं, गंदुम चोर, और दूसरा वज़ीर-ए-आज़म जो है इस गंदुम चोर की चोरी के हवाले से अपनी एक पेशी जाती उमरा में नवाज शरीफ की अदालत में देता है। उनकी ज़ेर सदारत जी एक इजलास होता है। इजलास क्या होता होगा, घर के सारे लोग हैं, घर की काबीना है, कैबिनेट, किचन कैबिनेट है, बेटी बैठी होगी, परवेज रशीद को आप बिठा लेंगे, उधर से आपके अता तारड़ साहब आ जाएंगे नोट्स लिखने के लिए, मरीम औरंगजेब को बिठा लेंगे, और उधर से फिर एंट्री होगी नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब से सवालात पूछे गए और उन्हें कहा गया कि इसकी तह तक जाएं, यानी उन्होंने शहबाज शरीफ को घर बुलाकर एक तरह से बेइज्जत किया कि देखो तुम्हारी हुकूमत में क्या हो रहा है। व्यूअर्स, हुकूमत जो थी वो शहबाज शरीफ की थी। लास्ट टाइम इन्होंने जाते जाते इसके ऊपर पाबंदी जो है वो ख़त्म की, और अब शहबाज शरीफ साहब भागे भागे जाती उम्रा गए, जहां पर इस हवाले से जो है वो आपको ब्रीफिंग देते हुए नजर आए। इससे ना एक और भी पैगाम मिलता है, और वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन मैं उस पर जाने से पहले आपको व्यूअर्स ये भी खबर दे दूं, और व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब को ब्रीफिंग से पहले इंतहाई अहम इंकशाफ हुआ है जी इस गंदुम के जहाज़ों को लेकर, और मजबूरी में इस ब्रीफिंग में इस इंकशाफ को रखना पड़ा, जिसमें नवाज शरीफ साहब को ये बताया गया कि जनाब मंजूरी बाद में हुई और जहाज़ वहाँ से पहले चले, और फिर 25 दिन का वक्त था यूक्रेन से इन जहाज़ों का यहाँ पर पहुँचने का, लेकिन ये 7 रोज़ में पाकिस्तान की बंदरगाह पर पहुँच जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसा शख्स मौजूद था जिसने ये सारे का सारा खेल खेला और गंदुम को इंपोर्ट करके जो है वो माल हजम किया। और इस स्कैंडल के अंदर जिसमें हुकूमत वक्त इन्वॉल्व है, आपकी पीडीएम की हुकूमत तो शहबाज साहब आपकी थी ना, आप उसमें वज़ीर-ए-आज़म थे, और आपने जो कुछ मुल्क के साथ किया, और आपके आखिरी दौर में यानी आखिरी महीने में ये इजाज़त दी गई। और अगर आप ये कहें कि जनाब हम इसके ऊपर इंक्वायरी कर रहे हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट मुलविस थी, ये केयर टेकर गवर्नमेंट मुलविस नहीं थी। आज भी प्राइम मिनिस्टर हाउस में या कहीं जहाँ पर ये ऑर्डर्स हुए, यकीनन इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। हुकूमत को दिल बड़ा करके अपनी इस चोरी का जो इंकशाफ हुआ है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप तो इमरान खान को कहते थे ना कि ये घड़ी चोर है, यार तुम तो मुल्क चोर निकले, मुल्क की आवाम का टैक्स का पैसा जो है वो तुम चोरी कर रहे हो। गंदुम चोर, वोट चोर अब लोगों के सामने जो है ये लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे के भेद खोलते हुए आपको नजर आएंगे। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैपिटलाइज करना होगा इस खबर के ऊपर, इस स्कैंडल के ऊपर, और इन्हें इतनी आसानी से आपने अब जाने नहीं देना, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर फ़ायदा उठाए और पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर सवाल किया जाए, अदालतों में पिटीशंस लेकर आप जाएं कि मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म ये कह रहा है कि अगर मैंने ज़ुबान खोली ना तो फिर तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और व्यूअर्स, आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर ये भी दें कि हामिद मीर साहब
की जान को ख़तरा है और उन्हें बाकायदा तौर पर धमकियां मिल रही हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये धमकियां रिपोर्ट हुई हैं और इस हवाले से उन्होंने जो मुतअद्दिद धमकियां मिली हैं और जिस तरह से उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, इन खदशात का इजहार किया और उन्होंने पुलिस को इस हवाले से बता भी दिया कि कहाँ कहाँ से उन्हें ये धमकी दी गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक किसी किस्म की एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं की गई और इस्लामाबाद में पुलिस को धमकियों की इतला दी। हामिद मीर साहब ये कहते हैं, लेकिन अभी तक ना एफआईआर दर्ज हो सकी और ना ही तहकीकात शुरू की जा सकी हैं। मैं आपको कुछ दिन पहले इमरान रियाज ने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि मेरी मालूमात के मुताबिक हामिद मीर साहब के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। शायद उन्हें भी मालूम है और मुमकिन है कि वो इन खतरात से देखने और सुनने वालों को आगाह भी कर दें। कहना सिर्फ ये था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का हम मिलकर मुकाबला करेंगे और आज़ादी इज़हार राय के मुखालफिन हमारे नज़रियात में इत्तफाक या इख्तलाफ के बावजूद हमें मुत्तहद पाएंगे। पाकिस्तान में ना हमेशा से ये एक बड़ा मसला रहा है और मेरे से बेहतर इस मसले को कोई नहीं जानता। यूनिटी नहीं है और यूनिटी कैसे आएगी? लंदन जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ पर पाकिस्तान के जो सहाफ़ी हैं उनकी 500 तंजीमें आपको मिलेंगी और कुछ ऐसी तंजीमें भी हैं कोई तंजीम नहीं है, सिर्फ सदर होगा और साथ उसके साथ जनरल सेक्रेटरी है और लोगों ने ना इस तरह के कई क्लब्स बना लिए हैं। लाहौर में भी आपको PFUJ अलग मिलेगा, फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, लाहौर प्रेस क्लब है, कराची, इसी तरह हर शहर के अंदर आपको ये धड़े मिलेंगे। और फिर इन लोगों ने हमारी बरादरी है जी, मैं भी उन्हीं में से हूँ, किया क्या है कि सिर्फ प्लॉट ली है और इलेक्शन जीतना किसी भी धड़े की, यानी जो भी ग्रुप्स इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं उनकी ज़रूरत ये होती है इलेक्शन को जीतने की कि जब आप कुर्सी पर बैठ जाएंगे ना तो फिर हुकूमतें आपके साथ आकर बात करती हैं, फिर फ़ायदे लिए जाते हैं। तो फिर आपने जर्नलिज्म क्या करनी है? और वो लोग जो इलेक्शन लड़ते हैं उन सहाफ़ियों में और जो प्रोफेशनल वर्किंग जर्नलिस्ट हैं आपको बहुत फ़र्क नज़र आएगा। और जो यूनियंस हैं वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको कहीं नज़र नहीं आएंगी। कितने एहतजाज हुए, सहाफ़ियों को उठा लिया जाता है, कितनी दफ़ा ये जो अब नया कानून आ गया है और इस कानून के तहत एक अलहदा से सेल बना दिया गया है FIA के अंदर और कवानीन के ज़रिए पाकिस्तान की जर्नलिज्म को कंट्रोल किया जाएगा। हम बरतानिया में रहते हैं जी, यहाँ पर कवानीन डेफेमेशन लॉज बहुत ज़्यादा सख्त हैं। आप किसी के ऊपर अगर कोई उंगली उठाते हैं और आपके पास कोई सबूत ना हो ना तो वो आपको अदालत ले जाएगा। डेफेमेशन लॉज को मजबूत करने की ज़रूरत है। कवानीन आप जितने मर्जी बना लें, लेकिन जब तक वो कवानीन मेरिट पर उन्हें आप इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, और सिर्फ आप जब ऐसे कवानीन को हथियार बनाकर किसी के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं तो फिर वहाँ से ख़राबी शुरू होती है। यानी नून लीग की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कहा कि ऐसे कवानीन बना दो कि आज के बाद कोई ट्वीट नहीं करेगा, यूट्यूब पर पाबंदी लगा दो, X जो है उसे आप बंद कर दो। तो ये कवानीन आपको कहीं नहीं लेकर जाएंगे, ना ही कोई आपकी नेक नियति होगी, ना कोई आपको उसका फ़ायदा होगा। लेकिन रेगुलेट आप करें, कवानीन आप बनाएं, सब कुछ करें, लेकिन जब आप गलत इस्तेमाल करते हैं ना किसी भी कानून को तो फिर वो कानून, क्योंकि कानून इसलिए बनाया जाता है कि ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे और लोग झूठ मत बोलें। डेफेमेशन लॉज अगर तगड़े हों तो फिर क्या ज़रूरत है आपको ऐसे नए नए कवानीन बनाने की, और एक सेल आप बना दें जिस सेल का काम ये होगा FIA में कि जो ज़्यादा बोल रहा है चुक लो इन्हों, और वो साबित करे जिसने जो बात कही है। तो ये एक बुनियादी फ़र्क है। हामिद मीर साहब पर ना आज से ठीक 10 साल पहले अप्रैल 2014 में हमला हुआ, जब वो कराची के हवाई अड्डे से अपने दफ्तर की जानिब जा रहे थे और फिर जिन्होंने हमला किया जनरल बाजवा ने उन्हें बताया कि आप पर हमला किसने किया और एक बुरा हुआ। बहुत सारे सहाफ़ी हमारे शहीद हो गए, इस दुनिया में नहीं है। बहुत सारे मेरे दोस्त जिनके साथ हम काम करते थे वो दहशतगर्दी का जो है शिकार हो गए। तो इस सहाफ़ियों पर ये बुरा वक्त आता है, लेकिन मैं इत्तफ़ाक़ करूँगा इस बात से कि मुत्तहद रहेंगे तो कोई आपको तोड़ नहीं सकेगा। और यहाँ पर ट्वीटें करके अगर लोग तमगे लेंगे तो फिर सहाफ़त का तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और बड़े पाकिस्तान में ऐसे जर्नलिस्ट आपको मिलेंगे जिन्होंने ट्वीट्स कर के इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं वो हाल ही में तमगे जो हैं वो समेटे। तो ऐसे सहाफ़ी भी आपको मिलेंगे। लेकिन जब मामला किसी की आज़ादी का हो ना, किसी को पकड़ने का हो, किसी को गिरफ़्तार करने का हो, किसी के प्रोफेशन का हो,
हुकूमत वक्त को तो कोई बात अच्छी नहीं लगेगी जब आप उसके ख़िलाफ़ लिखेंगे। तो सिर्फ गुजारिश इतनी सी है कि जब आपके घर की बात आए तो आप मुत्तहद हो जाएं, और ये मत देखें कि ये कौन है, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्वीट करता रहा है, ये नवाज शरीफ को पसंद नहीं करता, ये नवाज शरीफ के बहुत करीब है। हमेशा से ऐसा होता है, और ये हमने बीट रिपोर्टर्स के साथ ना ये मसला देखा है, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, आप उनके साथ अगर दोस्तियाँ नहीं करेंगे और उनकी बात को आगे नहीं पहुँचाएंगे तो फिर आपको ख़बरें नहीं मिलती। तो ये हमने बीट रिपोर्टर्स के साथ हमेशा से एक मसला देखा। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।